अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो बाहर बारिश बरस रही है उससे भी ख़ुद को महफूज ज़रूर रख रहे होंगे। बेशक खुशगवार मौसम हो जाता है, खिला खिला सा मौसम हो जाता है, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन इस बारिश की वजह से जो पानी खड़ा हो जाता है और पानी की वजह से बहुत से जो लोग हैं उनका नुकसान भी हो रहा होता है। कल भी जैसे हमने बात की थी कि आपने इस बारिशी पानी से ख़ुद को किस तरह बचाना है, ये क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि ख़तरनाक हुआ है कि जिस तरह पानी पूरे शहर में खड़ा हुआ है और नदी नालों का मंज़र पेश कर रहा है लाहौर शहर की गलियाँ और मुख्तलिफ़ इलाके, क्योंकि मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो क्या सूरत हाल है, ये आज की जो बारिश है ये कब तक यूं ही बरसने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। सामिया सीद हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। सामिया बताइए, इस वक्त बाहर की क्या सूरत हाल है, बारिश हो रही है इस वक्त भी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुनीबा तो ताहाल भी शहर लाहौर में बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी है और बाज़ इलाकों में तो हल्की जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो बरस रही है। मुसलसल बारिश के बायस शहर के अहम शहराही और नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ चुके हैं। पानी जमा होने के बाद शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग सुबह ऑफिस दफ्तर को जा रहे थे वो भी आज लेट हो गए हैं। और ये जो नया स्पेल है शहर लाहौर में दाखिल हो चुका है और 13 जुलाई तक मानसून की बारिशों का ये स्पेल जारी रहेगा। बारिश बरसती रहेगी लाहौर शहर में, जहाँ पर एक तरफ मौसम खुशगवार हो जाता है, वहीं पर ये जो बरसात का मौसम है ये बहुत सारे माली और जानी नुकसान भी साथ लेकर आता है। तो कुछ SOPs जैसे सामिया भी हमारे साथ शेयर कर रही थी कि उनके ऊपर ज़रूर अमल दरामद करें। आप जिस तरह बाहर निकल रहे हैं तो जो पोल है, बिजली के पोल, उनसे थोड़ा सा बच के रहें। अगर तारें टूटी हुई गिरी हुई हैं तो उनसे थोड़ा सा बच करें। बच्चों को जो है ख़ास तौर पर इस तरह बाहर ना जाने दें कि वो किसी भी जगह जाके टच करें और खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए। दूसरा ये कि जब आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तब भी बहुत एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। एक तो पानी बाहर बहुत ज़्यादा खड़ा है, दूसरा आपको पता है कि जो गटर के ढक्कन है वो भी कभी ना कभी खुले हुए होते हैं ताकि जल्दी पानी की जो निकासी आब है उसका अमल तेज़ किया जाए। तो उस हवाले से भी ज़रूर आपने बच कर रहना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए हमें। हमारे साथ सामिया सीद मौजूद थी, मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब इस मौसम में फ़िटनेस के हवाले से। जिस तरह वज़न में कमी लाने के लिए मोटे अफराद जो है ना वो 100 जतन करते हैं ना, इसी तरह जो पतले लोग होते हैं ना, पतले दुबले कमज़ोर फिज़ीक के, वो भी वज़न में इजाफ़ा करने के वाले से 100 जतन करते हैं, 100 तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका वज़न नहीं बढ़ता है। मैं तो कहती हूँ यार, बड़े ब्लेस्ड वो लोग हैं कि जो इतना कुछ खा भी लेते हैं, इतना कुछ कर भी लेते हैं, 100 जतन कर लेते हैं, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है और ऐसे में उनके लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, क्या एक्सरसाइज के थ्रू वो अपना वज़न गेन कर सकते हैं। जिस तरह हम अपना वज़न कम करते हैं ना एक्सरसाइज के थ्रू, इसी तरह क्या उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को मोटा कर सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है या अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सब ठीक ठाक है। मौसम भी आज बारिश भी काफ़ी हो रही है और हमारे देखने वाले भी अल्लाह करे कि जो हमें देख रहे हैं वो सारे ठीक ठाक हो और उनके इर्द गिर्द भी, नेबरिंग में भी हर कोई ठीक ठाक हो। इससे आपको पता है कि मौसम जिस तरह का भी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को। लेकिन आज इस प्रॉब्लम के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं रहमान कि हम जैसे लोग जो कि पतला होना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो पतले हैं वो मोटे होना चाहते हैं। ये उल्टा ही सारी चीज़ें हो रही है। तो वाकई ऐसी वर्जिश या एक्सरसाइज हैं जो कि पतले दुबले कमज़ोर लोगों को भी मोटा कर दें? वेल, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्किनी पर्सन है, जेनेटिक्स में या फैमिलीज़ में वो तो चीज़ नहीं चल रही। अगर तो ऐसे चल रहा है तो फिर तो आपको डॉक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। कि अगर वो फार्मास्यूटिकल में कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता है। अगर तो वैसे स्किनी है, आप टू बी ऑनेस्ट मैं स्क्रीन पे बताओ वह स्किनी गाय तो लेकिन उसके बाद मैंने कहा मैंने फिटनेस की तरफ जाना है, मैंने फिटनेस करनी है, उसके बाद नहीं करना।
तो इसमें जब ऐसा है, देखें अगर एक स्किनी पर्सन है, मैंने लोगों को देखा है, मेजोरिटी उनको ऑब्जर्व किया है कि वो ये समझते हैं बस खाते जाना है और कुछ भी मिले वो खाते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन हमारे मसल के नीचे है हमारी बोन्स। बट हाउ ब्लेस्ड दे आर कि वो कुछ भी खा लेते हैं और वो मोटे नहीं होते हैं। लेकिन उनका गम भी आप सुन लेना तो हो उनका गम हमसे बड़ा लगेगा। वो कहेंगे पता नहीं लोग हमें बुली करते हैं और तू तो बहुत है। पतला है, तुम हो नहीं रही, तुम हो नहीं रहे, तो ये कैसा हो सकता है? तो उनका है गम भी तो सुन लेना। तो ये हमें लगता है, तो जहां भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब ये देखना ये है कि अब आज का टॉपिक ये है कि हम खुद को हेल्दी स्ट्रॉन्ग लेकिन वेट ऐसे गेन कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता? अच्छा, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है। ओके। क्योंकि मसल के नीचे क्या है? बोन्स है। हाँ। बोन्स का लोग ख्याल नहीं रखते। अच्छा। वो खाना खाते हैं, खाते जाते हैं। आप मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल पर्सन को कैल्शियम चाहिए 500 mg पर डे। एक एथलीट को चाहिए 1000 mg पर डे। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लो, वो सुबह नाश्ता कर रहा है, वो पराठे वगैरह खा रहा है, अच्छा जी मैं बहुत खा रहा हूँ, लेकिन मैं रोटी खा रहा हूँ मुझे लग नहीं रही। उसके बाद जी मैं बिरयानी भी खा रहा हूँ, वो मुझे लग नहीं रही। तो आपने जो मेन फैक्टर है उसको आपने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? आपकी बोन्स, उसके बाद आपका डाइट स्केड्यूल कितना सारा कुछ चलता है, आपने उसको फोकस क्यों नहीं किया? उसके बाद आपका जो स्टमक है, लिवर है, कि वो प्रॉपर काम करे। आपका जो अंदर जो इंजन है वही अगर डैमेज है, आप तो खाई जा रहे हो ना, पता नहीं मे बी आप एंजाइटी में हो, आपको कुछ माइंड में चल रहा है, क्योंकि एंजाइटी में भी इंसान बहुत ज्यादा खाता है। हाँ। बस खाता ही जाता है। तो फिर हम एक्सरसाइज के थ्रू ही देखें कि क्या चेंजिंग्स आ सकती है। वेट गेन में हमने इसको कैसे लेके चलना है। अब आपको कुछ फार्मूलास में बताऊंगा। अब फार्मूलास में ये है कि आप जब आपने वेट गेन करना है, आपको बेसिक रूल्स पता हो तो गुरु आपको बताएगा कि गुर क्या होते हैं। 100% में से 80% आपकी डाइट होनी चाहिए, 10% आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, 10% आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। ये है प्रॉपर। ये नहीं कि मैं 80% ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 10% मैं डाइट कर रहा हूँ और सोने का अल्लाह ही मालिक है। हाँ। तो ये चीजें आपने करनी है। अब आपने अगर वेट गेन करना है, वो रूल्स कैसे हैं, घर में करना है वो कैसे, और उसके अलावा अगर आपने जिम में जाना है वो कैसे, इन बेसिक रूल्स को आपने फॉलो करना है, तो तभी आप कर सकोगे। और आज मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो जरूरी बात, एक सेकंड, वेट गेनर बताऊं आपको, बताऊं कि वेट गेनर मार्केट में इनकी प्राइस क्या है वेट गेन करने के क्या लिए है? 26,000 to 40,000 जो आपका पर मंथ बनता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक, और इसको आप खुद घर में बना सकते हैं। 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर कहेंगे अच्छा परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये बेसिकली होता है डॉलर्स के हिसाब से। अच्छा। इंपोर्टेड होता है तो इसलिए तो जैसे प्रोटीन शेक होता है। यस एग्जैक्टली, उसमें गेन जो है ना कार्ब्स ज्यादा होते हैं। अच्छा। लेकिन उनके जो पैक्स की प्राइस है 26 to 40, और तो ऑब्वियसली वो देखे ना जो प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं, जिसका पाउडर वो भी इतने का ही मिलता है। वही इतना ही। तो है ना आज राज की बात। अच्छा, रूल्स आपने क्या करने हैं, अगर आपने घर में वर्कआउट करना है तो 3 ट्रेनिंग्स आपने करनी है। फर्स्ट, आपने पुशअप्स करने हैं, मैं बताता हूं करना क्या क्या। सेकंड, आपने हैंगिंग कोई भी एक्सरसाइज करनी है घर में कर लें। थर्ड, आपने स्क्वाट्स की डिफरेंट फॉर्म्स आपने करनी है। इन 3 ट्रेनिंग्स को आप घर में कर सकते हैं। जब आपने वेट गेन करना है, आपकी ट्रेनिंग में बिटवीन रेस्ट 1 से 2 मिनट का हो, आपके पास पानी पड़ा हो, जिसमें अगर ORS है मौसम के हिसाब से, विटामिन सी है या ग्लूकोज वगैरह डाल के रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेट गेन करने की, तो इसको आपने नोट करना है। ये रूल्स सबसे पहले फॉलो आपने करने हैं। पुशअप्स आपने देखा होगा, स्क्वाट्स उसका जिक्र मैं आज करूंगा, और हैंगिंग, जस्ट हैंगिंग, ताकि आपके मसल स्प्रेड हों। तो ये चीजें इनको आपने लेके चलना है, और साथ साथ मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा, गुर भी बताऊंगा, वो साथ साथ चलता रहेगा। स्क्वाट्स आपने 3 डिफरेंट फॉर्म्स के करने हैं। सब समझते हैं कि एक फार्म के चलते हैं, लेकिन नहीं, 3 फार्म्स। अब आपने घर में वेट ट्रेनिंग करने के लिए किस तरह लेके चलना है। मंडे आपका अपर बॉडी, और सेकंड डे ट्यूसडे आपका लोअर बॉडी। इसको आपने स्केड्यूल करना है घर में, इसको लेके चलना। अगर आपने जिम जाना है तो आपने सिर्फ मशीन्स यूज करनी है, वो भी मैक्सिमम रेस्ट, और स्टेप बाय स्टेप आपने वेट इंक्रीज करना है। इसमें हाई रेपिटेशन नहीं होता, इसमें मिनी रेपिटेशन, और आपका वेट इंक्रीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जिम गया हूं, 5 किलो उठाया है,
नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा 10 किलो उठाऊंगा, उस पर रैप्स आपके 5 से 6 भी चलेंगे, इट्स ओके, डजंट मैटर। स्क्वाट्स में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपने करना है ताकि आपने सिर्फ स्ट्रेंथ और जिससे आपके मसल स्ट्रांग हो और आपके फाइबर्स खुलें। मैं इजी वर्ड्स में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि लोगों तक जब बात जाती है तो इजीली अंडरस्टैंड करें। सही है। स्ट्रेचिंग नॉर्मली आपने वार्म अप इस तरह आपने कर लेना, अगर नहीं करना तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप जिस तरह आप स्किपिंग रोप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आपने एग्जॉस्ट नहीं करना, स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग हमने सिर्फ स्ट्रेंथ और मसल को एक्टिवेट करने के लिए करना है। सिंपल, आप एक समझे कि स्किपिंग रोप कर रहे हैं, उसको आपने लेके चलना है। उसके बाद हमने स्क्वाट्स करने हैं। स्क्वाट्स में हमारे फुट की पोजीशन आएगी बॉडी के अकॉर्डिंग, चेस्ट लेवल जितना भी है, इनसाइड योर शोल्डर। ओके, शोल्डर के इनसाइड आपने लेके आना है। ठीक है। फुट पोजीशन स्ट्रेट, देन डाउन। 3 मेजर एक्सरसाइजेस मैंने बताया कि स्क्वाट्स, पुशअप्स एंड हैंगिंग, लेकिन आज इस पे डिस्कशन और आज आपको बताना है कि वेट गेनर बेस्ट कौन सा है। ठीक है, ओके, स्क्वाट्स हमने करने हैं, ये नॉर्मली तो पता है सबको, लेकिन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में करने हैं। इसको आप साइड पोजीशंस में मैं बताता हूँ। मेरे पाँव की पोजीशन है शोल्डर के इनसाइड, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें हिप प्रेशर मेरा बैक साइड पे जाएगा, ठीक है। फ्रंट चेस्ट पोस्चर मेरा स्ट्रेट रहेगा, मतलब बैक में आर्च आएगी। देन जैसे आप सामने देख रहे हो, ठीक है, इसको आपने मूव करना है। 10 रैप्स, 3 सेट्स आपने 1 से 2 मिनट के ब्रेक के दौरान आपने करना है, इतना आपने वक्फा लेना है, रेस्ट करना है। सेकंड, इसको आपने स्क्वाट्स करने हैं, ये अब आएंगे स्टैंडर्ड में। 3 डिफरेंट फॉर्म, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके इनर थाई, आपके ग्लूट्स, ये सभी एक्टिवेट करने के लिए आपके नी और फुट फिंगर एक पोजीशन में होना चाहिए। ओके, नाउ डाउन। देन आप इस सही। तरह भी कर सकते हैं पोस्चर स्ट्रेट करने के लिए। ओके, अब जो है वो आपके फुट की जो डायरेक्शन है वो यस थोड़ी एग्जैक्टली, सी, अब मेरा शोल्डर लेवल हाँ, हो गया, बट ठीक थोड़ा है, सा वी शेप में V चला shape जाएगा। में, सही है। इसको आपने लेके चलना है। इसको आपने 10 to 15 रैप्स, 1 से 2 मिनट ब्रेक और 3 सेट्स आपने करने। सही है। अगेन फुट, नी पोजीशन, देन डाउन, इसको आपने लेके चलना है। इजी, मैं जी। कहता हूँ आपने अगर वेट गेन करना है ना, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक सच है। कह रहा हूँ। आपका 1 से 2 रहमान के पास आ जाए। नहीं, मैं यहीं से बैठ के बताऊंगा, आपने करना है, आपने यहीं पे करना है, लेकिन आपने करना है। देखिए, मैं इतना ओपनली लाउडली आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको चेंज करने के लिए, बिल्कुल। और एनर्जेटिक भी रहना है आपने। यूं ही उदास वो किसी की बात को आपने कहा फॉरगेट इट, बाहर में जाए, छोड़ दो यार, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड सोमू स्क्वाट्स। सोमू, सेम लाइक वो जैसा वो जापानीज वो खड़े होते हैं, सोमू स्क्वाट्स। ओके, यस। इसको नॉर्मल जितना आप वाइड कर ठीक है। सकते हैं, फुट फिंगर भी आउटसाइड चली जाएंगी, माय नी पोजीशन ठीक है, एंड माय फुट फिंगर सेम इजीली। देन इसमें हाथ आपने डाउन करने हैं, जैसे आपके हाथ में कुछ वेट है, डाउन जाना है, ओके, देन स्ट्रेच डाउन, देन स्ट्रेच डाउन, देन स्ट्रेच। इसको आपने करना है 3 डिफरेंट वेरिएशंस में। एक दिन आपका अपर बॉडी, एक दिन आपका लोअर बॉडी। इसको आपने लेके चलना है। मैं कहता हूं कि जिम जाने की जरूरत नहीं, एक स्टेज आती है फिर आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपने जिम जाना है तो देन आपने जब मशीन्स यूज करनी है तो आपने स्लोली, ठीक है। ये नहीं देना कि वो तो सुपरमैन है, वो हैवी है, मैं कमजोर किस हूं। तरह की कौन कौन सी मशीन्स यूज कर सकते हैं? सारी मशीन्स यूज कर सकते हैं? नहीं, बेसिक मशीन्स होती हैं। ठीक अब है। तो फ्री हैंड ज्यादा हो गया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लैग पुल डाउन, चेस्ट मशीन्स, ठीक है, शोल्डर मशीन्स, ओके, और लेग्स में सिर्फ आप लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन ठीक यूज है। कर सकते हैं। इस नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं बताता हूं आपको वेट गेनर। अब वेट गेन करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूलास आपको चाहिए। हाँ, वो करने कैसे हैं? आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। ओके। आप ब्रेकफास्ट में
दलिया आप ऐड कर लें, खुद का रोड ऐड कर, नहीं फार्मूला अभी मैंने बताना है, ये सिर्फ मैं आपको ये सिर्फ डाइट डाइट बता है, रहा ये हूँ। भी सिर्फ डाइट हाँ। है कि आपने क्या खाना है। और लंच में आपने जिसको हम राजमा दलिया कहते कोई हैं, भी हो सकता है। हाँ, दलिया गंदम का दलिया, हाँ। जौ का दलिया, जो इसको भी आप आपको पसंद है। दूध में कुक कर लें, अगर नहीं करना तो उसमें आप शहद डाल लें, पानी में कुक कर लें, ठीक है। जैसा आपको सूट अपनी करता है। मर्जी, आप कोई जिस तरह भी कंपलसरी करें। नहीं है कि ठीक जी है। मैंने चार्ट बना के दिया जी उसमें रहना है, ऐसे बातों पे ना जाएं, जैसे बॉडी एक्सेप्ट करती है आपको अच्छा। उस तरह टर्न करते जाएं। लंच में आपने घर में कुछ भी पकाओ। अच्छा, ब्रेकफास्ट में और भी लोग जैसे अपने आप को थोड़ा सा मोटा करने के लिए खाते हैं ना, कोई बेकरी आइटम भी खा रहा है, कोई बिस्किट्स खा रहा है, कोई रस खा रहा है, चाय के साथ, ये सारी चीजें वो खानी है कि नहीं खानी है? चाय चीजें ये एडिशनल चीजें हैं, ठीक है, ये आपका स्टमक और आपका जो एब्डोमिनल है इसको फिल करेंगी, ओके। बट आपको रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है। हम यहाँ पे आज टेक्निक्स बता रहे हैं, गुड बता रहे हैं, वो चीज़ें जिससे आपको इनक्रेडिबल चेंज आए। टू बी ऑनेस्ट, इसको यहाँ तो आप नोट कर लें या डाउनलोड कर लें, ठीक है। आपको चेंज फील होगा। लंच में आपने राजमा, रेड किडनी बीन्स, बीन्स, यस एग्जैक्ट, हाई प्रोटीन और स्ट्रेंथनिंग के लिए है। ओके, आप कॉर्न, मकई उबली हुई घर में कर सकते हैं, ये इजी है, अफोर्डेबल है। हाँ जी। और राजमा, ठीक इसको है। आपने करना है अपने जो भी घर में पकाओ उसको आपने ऐड करना है। ये आपके हो गए स्ट्रेंथनिंग। वर्कआउट आप सुबह करोगे या शाम को करोगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करते, लेकिन आपके वर्कआउट से पहले 3 प्री वर्कआउट फूड होने चाहिए। अच्छा, वो कौन कौन से? शकरकंदी ऑप्शन 1, ओके, नंबर 2 बॉयल पोटैटो, ओके, नंबर 3 बनानास, नंबर 4 दलिया आप दोबारा खा सकते ठीक हैं। है। ये 4 डिफरेंट फूड हैं जो आपके कंपलसरी वेट गेन में करना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, वेट गेन का मतलब ये नहीं कि मैं जाके 70% वेट ट्रेनिंग करूंगा तो खाऊंगा मैं 10%। आपके गाड़ी में, आपके इंजन में 80% आपका फूड होना चाहिए, जो आपको strengthening बूस्ट करे, एग्जैक्टली जो आपके फाइबर्स ओपन ठीक करें, है। मसल फाइबर्स होते हैं। तो रहमान, थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी टिप्स welcome. आपने दी हैं। आपने एक्सरसाइज भी इतनी अच्छी बताई है और ख़ासतौर पे जो वेट गेनर और आपके इतने हज़ारों रुपए बचा दिए हैं जो रहमान ने, कि जो इतना महंगे महंगे प्रोटीन शेक्स और वेट गेनर्स मिलते हैं, तो वो आप ये ज़रूर खरीदिएगा और फिर हमें बताइएगा। ब्रेक लेनी है मैंने, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। खून इंसानी जिस्म का वो खामोश निज़ाम है जो हर लम्हा हमारी सेहत को संभाले रखता है, मगर जब इसी खून में ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म मुतासर होने लगता है। बाज़ औक़ात हमें कमज़ोरी, चक्कर आना, नीलाहट या फिर बार बार बुखार जैसे अलामात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इसे आम बात समझ कर ना निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही मामूली जो अलामतें हैं बाज़ औक़ात किसी बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा कर रही होती हैं। पाकिस्तान में अब देखा जाए ना तो हर दूसरा बच्चा और हर तीसरी खातून खून की कमी यानी कि अनीमिया का शिकार है, जबकि तकरीबन 5 से 7% अफराद थैलेसीमिया के कैरियर होते हैं। हर साल 5000 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं और खून देने वालों में हेपेटाइटिस और HIV जैसे इन्फेक्शंस की शरह भी बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि खून की बीमारियां आखिर क्या होती हैं, ये क्यों होती हैं, क्या पैदाइशी हो सकती हैं या ज़िंदगी में किसी भी वक्त लाहक हो सकती हैं, और क्या ये काबिल इलाज हैं? तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है। ब्लड डिजीज़ एक्सपर्ट हैं और उनसे बात करेंगे कि ब्लड से रिलेटेड किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं या बच्चों में भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, खैरियत से पहुंच गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आज हमने खून के हवाले से कि खून से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड हमने बात करनी है। तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं खून से रिलेटेड?
देखिए, जब हम खून की बात करते हैं तो खून कहने को जिससे एक चीज़ लगता है, लेकिन खून के बहुत सारे अज्जा हैं। हमारे ब्लड के अंदर वाइट सेल मौजूद होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जी। रेड सेल मौजूद होते हैं जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को हम लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। प्लेटेट्स हमारे खून के अंदर होते हैं जिनका काम ये होता है कि खून जब हमें कोई कट लग जाता है तो खून जम जाता है। अच्छा। तो इस तरह जो खून की बीमारियां भी होती हैं वो भी इन तमाम चीज़ों की हो सकती हैं। ओके। वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेड सेल की हों, ज़रूरी नहीं सिर्फ वाइट सेल की हों, वो सारी इकट्ठे भी हो सकती हैं, यानी कि तमाम खून के अज्जा काम करना छोड़ दें, या इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कम हो जाए, जो कम करना तो छोड़ दे। जी। तो अब जैसे हमने प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा सुना था हमारे पाकिस्तान में जी। कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, कुछ सियासतदानों को भी हो जाती है, फिर वो यहाँ से बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो अगर बिलफर्ज के प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसका क्या नुकसान होता है हमें? जी, जिस तरह मैं बताएं कि प्लेटेट्स का काम क्या है। हाँ। प्लेटेट्स का काम है कि जब हमें कहीं इंजरी होती है और हमारी बॉडी में खुद ब खुद इंजरीज हो रही होती हैं और खुद ब खुद रिकवरी हो रही होती है, तो अगर हमें प्लेटेट्स हमारे कम होंगे बॉडी के अंदर तो ये इंजरी होगी, चाहे वो बॉडी से बाहर हो या बॉडी के अंदर हो, तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, मुसलसल ब्लीडिंग होती चली जाएगी, चाहे नाक से, मुंह से, पूरी बॉडी में कहीं से भी, इवन ब्रेन के अंदर या किसी भी और जगह पे। तो प्लेटेट्स का काम जो है वो हमारा ब्लड को क्लॉट करना है, रोकना है अगर कभी हमें इंजरी हो जाए। इसी तरीके से हमारे खून के बाकी फर्ज करें वाइट सेल कम हो गए, तो वाइट सेल कम हो जाए तो हमारी बॉडी को बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर वाइट सेल एक्स्ट्रा इजाफी होना शुरू हो गए तो वो ब्लड कैंसर बन जाएगा। अच्छा। तो ज़्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। इसी तरीके से अगर रेड सेल कम हो गए तो एनीमिया, जिस तरह आपने भी पहले बताया, जी। और अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो तो वो भी कैंसर की तरफ चला जाएगा। तो खून के अंदर एक बैलेंस होना लाजमी है, ना खून के अज्जा कम हो तो उनकी कॉम्प्लिकेशन होगी, ना उनके अज्जा ज़्यादा हों। तो जिस तरह भी आप बता रहे थे कि जब भी कोई किसी भी चीज़ की कमी होती है, खून के किसी भी जुज़ की कमी होती है, चाहे रेड सेल की कमी हो, चाहे वाइट सेल की कमी हो, चाहे प्लेटलेट्स की कमी हो, या चाहे सबकी इकट्ठी कमी हो, तो जब कोई बच्चा या बड़ा हमारे पास आता है किसी चीज़ की कमी के साथ, तो हम सबसे पहले जहन में दो चीज़ें लाते हैं अपने, कि क्या ये कमी इसको पैदाइशी चल रही थी, ठीक है, या इसको बाद में हुई है। मैंने कहा कि जिस तरह भी आपने बताया कि बहुत सारी बीमारी ऐसी जो मौरूसी होती है, तो हमने सबसे पहले जो ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहले जो फ़र्क किया जाता है वही किया जाता है कि क्या ये बीमारी मौरूसी थी, पैदाइशी आ रही है, या ये बाद में हुई है, क्योंकि दोनों का तरीका इलाज बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा, कोई बड़ा खून के किसी भी जिसकी कमी के साथ आए, तो सबसे पहला सवाल हमारे एज एन डॉक्टर भी और हम पेशेंट को भी यही कहते हैं कि बीमारी है कब से। तो इस तरह हम उस लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मौरूसी बीमारी थी तो उसके लिए ज़रा इलाज और होता है, और अगर बाद में हुई है तो उसका इलाज और है। अच्छा, ये तो हम इलाज पे बात करेंगे, लेकिन आप जैसे आपने कहा कि कमी भी हो जाए तब भी मसला हो सकता है, और ज़्यादती भी हो जाए इन सेल्स की तब भी मसला हो सकता है। तो इनका कोई एक लेवल होगा ना हमारे जिस्म के अंदर कि ये इतना लेवल मेंटेन रहेगा तब हम लोग अच्छे तरीके से, हमारी जो बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल्स के कितने लेवल्स होने चाहिए ख़वातीन में, मर्दों में या फिर बच्चों में, अगर बात कर ली जाए यूजुअली रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ताकि हमारे देखने वालों को ज़रा एक ओवरव्यू मिल जाए कि अगर ये इतने हैं, अगर हम रिपोर्ट कराते हैं, यूजुअली हम कराते हैं ना कि हम अपने ब्लड की या पूरे बॉडी की कराएं तो उसमें रेड ब्लड सेल भी आते हैं, प्लेटलेट्स भी आते हैं, तो हम खुद ही डायग्नोज कर सकें कि हम नॉर्मल हैं। जी देखिए, जब हम बात करते हैं, हमने जिस तरह बात की कि हम सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा है जो दुनिया भर में हो जाए, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो हम कराई जाती है। तो अगर हम तरतीब से चलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो लिखी होती है वो हीमोग्लोबिन लिखी हुई होती है। हीमोग्लोबिन हमारा रेड सेल है। ओके। इसकी जब बहुत छोटा बच्चा हो, यानी कि अभी पैदाइश हुई बच्चा है, तो उसका लेवल तो कम से कम 15-16 तक भी हो तो खैर है, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ज़रा बड़े की और एक अडल्ट की बात करें तो फीमेल में इसका लेवल तकरीबन कोई 11 से लेकर 13 तक होना चाहिए। अच्छा। 11 to 13, ठीक है। और मेल के अंदर तकरीबन 12 से 14 तक मिनिमम लेवल होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हम समझेंगे कि दिस एनीमिया, और हमें फिर उसकी रीज़न तलाश करनी चाहिए कि उसके रीज़न क्या है। अगर हम वाइट सेल की बात करते हैं जिनके कम इन्फेक्शन से बचाना है, तो उनका लेवल 6000 to 10,000 तक होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों में बराबर है या फीमेल? ये बराबर है, ये बराबर है, मगर 6,000 to 10,000 तक। अगर 10 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। ओके। और अगर 50,000 से भी ऊपर जा रहे हैं तो फिर हमें कैंसर उस तरफ सोचना पड़ जाता है। और इसी तरीके से अगर इनकी वैल्यू लेस देन 6,000 से कम नीचे की तरफ आ रही है, वो भी इन्फेक्शन हो सकता है, या खुदा ना खास्ता कोई फेलियर हो सकता है कि हमारी बोन मैरो काम नहीं कर रही। ठीक है। प्लेटेट्स की अगर हम बात करते हैं, उनका नॉर्मल लेवल जो है वो 150 लाख, यानी कि 150,000 से लेकर 450,000 तक है। ओके। यानी कि 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 4.5 लाख तक, ये हमारी नॉर्मल है। अगर इससे कम होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो बॉडी में क्लॉट होने के चांस बन जाएंगे, खुदा न खास्ता क्लॉटिंग ना हो जाए। तो इसलिए नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो रेंज है, तो ये एक डिजिट नहीं है,
ये एक रेंज range है है। और ये फ्लक्चुएट करती रहती है। बॉडी अच्छा। अपने लिहाज से हम इसको संभाल रही होती है। जब वो देखती है कहीं ब्लीडिंग हुई है तो प्लेटलेट्स को तो वो इजाफा platelets तो ज़्यादा मगर कर इस देती रेंज के अंदर रहती है वो, ये रेंज से बाहर नहीं जाती। सही जब इस है। रेंज से बाहर जाना शुरू करती है तो वो अलार्मिंग होता है और वहाँ पे फिर हमें देखना चाहिए कि ये कमी क्यों हो रही है या इजाफा क्यों हो रहा है। हमें तो लगता है जी दूध एक ऐसी है जो न्यूट्रिशन से भरी नो, हुई नो, है और वो- मुकम्मल एक ग़िज़ा नहीं है। नहीं, वो उसके एक लेवल है। हाँ। वो उसका एक लेवल है कि अगर पहले 6 माह तक तो काफ़ी है, सही। मदर फीड सबसे बेस्ट, ठीक अगर है। नहीं तो टॉप फीड, मगर पहले 6 माह की उम्र के बाद अगर आप ठोस ग़िज़ा नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ दूध पे रखेंगे तो वो बच्चा ज़रूर खून की कमी के शिकार होगा। और जो मैंने आपको अलामात बताई हैं वो, और इसके अलावा बाज़ों का तो बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी खून की इतनी कमी हो जाती है उनका दिल फेल हो रहा होता है, इतने हार्ट पे उनका असर आ चुका होता है। क्योंकि और जब हम हिस्ट्री लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि तो सारा दिन दूध पीता रहता है, दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं है और उसका ओरल इंटेक बहुत कम है। तो इसलिए पहले 1 ईयर से ठीक है, नीचे ठीक है। अमूमन पैदाइशी बीमारियाँ, 1 साल से लेकर 2-3 साल की उम्र तक अमूमन खुराक की प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी उम्र में होती है आगे तो वो फिर अमूमन किसी इन्फेक्शन किसी और फिर वजह वो से बाद में- इन्फेक्शन की वजह से बाद या में किसी वजह- कमी की वजह से फिर वो Yes. हो जाती है। तो वो तभी पता चलता है जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक अच्छे तरीके से उसकी हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आज मेरी भी क्लियर हुई हैं, आपकी भी क्लियर हुई हैं कि इस वजह से इन फैक्टर्स की वजह से हमें ये बीमारियां भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू कि आप आए। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे माशरे के हवाले से। और हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। आमतौर पर किसी भी शख्स की जिस्मानी साख्त से मुतल्लिक राय देना, हितक-अमेज़ रवैया इख्तियार करना और या मजाक उड़ाना, बॉडी शेमिंग करना, ये उसके ज़ुमरे में आता है। और लेकिन चंद अफराद जो है ना वो जिस्मानी साख के मसाइल को इंतहाई संजीदा ले लेते हैं और इस खौफ में मुब्तला भी हो जाते हैं कि अगर उनकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नज़र नहीं आएगी ना तो मुआशरा शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा या कहीं ना कहीं उन्हें ना निगलेक्ट किया जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा। अब ऐसे में बाज़ औक़ात उन लोगों को ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि तुम अपना वज़न क्यों नहीं बढ़ा लेते अगर तुम दुबले पतले हो तो। दूसरा, अगर तुम्हारा थोड़ा सा वज़न कम होता ना तो तुम्हारे ऊपर ये जोड़ा बड़ा अच्छा लगता या तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है कि जनाब तुम्हारे बाल बहुत पतले हैं, इस पर तो ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, तुम पे तुम्हारा रंग थोड़ा सा काला है, तुम्हारे ऊपर तो ये वाला कलर अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे तज़हीक अमेज़ जुमले ना इंसान की खुद एतमादी को ठेस पहुंचाते हैं। अक्सर औक़ात बॉडी शेमिंग के बायस लोगों के दिमाग पर शदीद असरात मुरतब होते हैं जिनके बायस उनमें खुद एतमादी की कमी हो जाती है, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन का शिकार भी वो हो सकता है जिसकी वजह से उनके काम करने की सलाहियत मुतासर होती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं हम, जो लोग कर रहे होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल कह ले के मामलात किस तरह के होते हैं, वो किस तरह लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए काशिफ फराज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे उनकी नफ्सियात जानने की कोशिश करेंगे। काशिफ साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू मच, बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ साहब खैरियत से पहुँच गए आप? बहुत लंबा सफ़र था, 6 सड़कें बदलनी पड़ी, 2 जगह गाड़ी के अंदर यही पानी सूरत चला हाल है गया सुबह से। और लेकिन बहरहाल जैसे आप अभी कह रही थी पहले कि जहाँ पहुँचना होता है, जहाँ वहाँ ड्यूटी पहुँच होती जाते है, हैं, हाँ। वादा किया होता है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था इसलिए मैं कोई आधा घंटा पहले निकला सो दैट कि अगर रास्ते में प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम हो तो इंसान पहुंच जाए अपना। जी, बिल्कुल तो ये देखिए जी, जिन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाते हैं, जिनको अपने काम की जो है ना वो कह लें कि वैल्यू पता होती है। खैर आज हमने बॉडी शेमिंग के ऊपर काशिफ साहब बात करनी है। बॉडी शेमिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो उन लोगों की नफ्सियात के बारे में जानना चाहूँगी जो लोगों को तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं, लोगों के साथ इस तरह के जुमले उनको बोलते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्या होता है उनका? जी, पहली बात तो ये मुनीबा कि ये कोई मामूली बात नहीं है जिस मौजू के ऊपर आज आपने गुफ्तगू रखी है। इसको यूरोप में, अमेरिका में क्राइम समझा जाता है, क्रिमिनल एक्ट के तौर पर डील किया जाता है, बाकायदा इसका पुलिस केस बनाया जाता है। एक छोटे से लफ्ज़ के ऊपर जिसको हम यहाँ मजाक में कह देते हैं, गोरा, काला, लंबा, छोटा, मोटा, जो भी हम बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को बग़ैर उम्र का लिहाज किए
तो ये एक बहुत सीरियस और संजीदा मसला है, जिसकी वजह से 2-3 ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो पिछले कुछ 10 साल से पाकिस्तान में पिछले 70 साल के मुकाबले में ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा। ये मैं इसलिए आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं खुद एक क्लिनिक करता हूँ, बहुत सारे क्लिनिशियन से मुलाकात होती है, कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं। एक बीमारी थी जिसका पाकिस्तान में 10-15 साल पहले नाम ही कहीं नहीं था, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये बीमारी क्या है कि मुझे या आपको ये फीलिंग होनी शुरू हो जाए कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है, ठीक है या नहीं, इस बारे में ही आते हम, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये ख्याल इस कदर पुख्ता हो जाए कि आप अपना स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपना लिबास, आप इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दें, आप क्रीमें लगानी शुरू कर दें, जो भी समाज ने एक गैर फितरी एक कह लें कि मसालें कायम की हुई हैं, बॉडी फिगर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर हम लगना शुरू हो गए हैं। 10 साल में इस कदर शदीद है, और 60% से अबव फीमेल और मोर देन 35% मेल के अंदर ये देखा गया है। 60% नौजवानों में, 30% नौ उम्र, यानी नौ उम्री में तो ये बीमारी सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन 30% देखा गया पाकिस्तान में नौ उम्री में ये बीमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अभी आपने कहा कि वो कौन लोग हैं जो उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी नफ्सियात क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्यों ऐसा करते हैं। ये नफ्सियाती तशद्दुद की एक किस्म है, ये शख्सियत का खोखलापन है। अच्छा। जो लोग हालो होते हैं अंदर से, जिनके पास किसी दूसरे को देने के लिए और कुछ नहीं होता, उनके पास कमेंट्स होते हैं देने के लिए, क्योंकि वो अच्छे कमेंट्स नहीं दे सकते, उन्होंने सीखा नहीं, उनकी तरबियत नहीं हुई, लिहाजा वो नफ्सियाती तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद इस तरह का करते हैं जिससे उनको तो मज़ा मिलता है, मगर दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। सबसे पहले देखिए, इस्लाम में कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर बड़ी सख्ती से इस तरह मना कर दिया मुनीबा कि उस पर गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं रही। उनमें से एक मौजू ये भी है, उसमें मैं 3-4 जगह आपको दिखा दूँ। पहली बात, सूरह 3 की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक इंसान को हमने बेहतरीन साख्त में पैदा किया, जिसे कहते हैं ना लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अब जिस इंसान को खालिक ने बेहतरीन पैदा किया, उससे बदतरीन करार देने वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा आवाज़ दी, यानी एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा अल्लाह ताला ने आवाज़ दी। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने कहा कि बनी आदम की इज्जत करो, यानी कि बनी आदम जो भी इंसान है, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कद का हो, आपने उसको बनी आदम यानी आदम की औलाद समझते उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, और सही मुस्लिम में भी है, सुनन अबी माजा में भी है कि तुम में से वो शख्स मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता जिसके हाथ ज़बान से दूसरा भाई महफूज नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को गैर महफूज करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का खोखलापन, अपनी ज़िंदगी की इन्फराटी कम्प्लेक्सेस, अपने ज़िंदगी की कमी को दूसरे लोगों पे जुमलेबाजी करके, बस इसलिए भी जुमलेबाजी करते हैं कि उनकी अपनी जो कमी है, कोताही है, उसको छुपा सके, हाइड कर सके, पहले ही दूसरे को कह देना ताकि उसको ना कहा जा सके। कुछ लोग तमस्खुर उड़ाने के लिए कहते हैं, जेलसी फैक्टर में कुछ लोग कहते हैं। जब भी कोई आपसे इस तरह के जुमलों से पेश आए तो कुरान मजीद ने उसका बहुत खूबसूरत हल दिया है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तुम्हें कोई ऐसी आवाज़ से, ऐसे अल्फाज से पुकारे, तुम उनसे दरगुजर कर जाओ, दूर हो जाओ उनसे तुम सलाम दुआ रखो, यानी कि ऑफिशियल जो होता है, लेकिन उनके साथ उठना बैठना ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि ये लोग जब मुसलसल तशद्दुद करते हैं तो आपकी, जैसे आपने खुद कहा, परफॉर्मेंस आपकी जो है मुतासर होती है। परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा ये है कि आपको ये एतमाद ही नहीं रहता कि एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए इंसान मैं कुछ करने के भी काबिल हूँ। अब उसने आपकी वो सलाहियत जो अभी उसने देखी या नहीं देखी, उस पर पहले ही शक करके आपको मजबूर कर दिया कि आप वो काम नहीं करें। अब आप कभी भी ज़िंदगी में, अच्छा, इंसानी लफ्ज़ और इंसानी ख्यालात इतने गहरे असरात रखते हैं ना मुनीबा, कि मैं और आप बहुत दुखी परेशान घर से आए ना, और हमें हमारे चैनल के गेट पर कोई कहे मैडम आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, फ़ौरन हमारा रवैया तब्दील हो जाता है। हमें पता भी हमें नींद नहीं आई, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हम पानी में कैसे पहुँचे, लेकिन एक जुमला हमें खुशगवार, इसके मुकाबले में हम बड़े खुश आए, मज़े से हैं, नया ड्रेस, हल्का सा कोई हमें भी कह दे तो हमारा पूरा, बल्कि हमें ऐसे देख भी ले इस तरह की नज़र से,
तो हम सारा दिन उसी में रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसे क्यों देखा, क्यों कहा। Exactly, तो इसका मतलब है कि हमारे अल्फाज, हमारा देखना, हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरे पर असरअंदाज होती है। और डायरेक्ट नेम कॉल कर देना, यानी उनको इस तरह के अल्फाज से पुकारना जो हद तक अमेज हों। अच्छा, ये गीबत के ज़ुमरे में भी आता है। सही। हज़रत अली करमल्ला वजहुल नहजुल बलागा में कहा, अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा कोई गलत नाम पुकारता, दरअसल वो तुम्हारी गीबत करता है। और सब जानते हैं गीबत ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो इस हद तक गुनाह है, ये क्राइम है ये। और फिर भी हम इसको समझते नहीं हैं कि हम इतनी बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं लोगों की सिर्फ ये अपने मज़े के लिए, और आपको ये नहीं पता कि उनके ये आपके मज़े के लिए किसी की जान तक जा सकती है। कि कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं कि लोग अपनी जान ले लेते हैं कि वो इतना डिस्टर्ब रहना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नहीं तो ये फिर उन लोगों के लिए फिर हमें बताएं कि क्या वो थेरेपी कर सकते हैं या क्या ऐसे स्केप ढूंढ सकते हैं कि उनकी बॉडी शेमिंग भी हो रही है और वो उसमें झगड़े पड़े हैं, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, तो उससे अब कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है ज़ाती तरबियत। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सोचों पे काबू पाना है कि अगर किसी ने कोई बात कह दी है, मजाक उड़ाया है, ये उसकी ओपिनियन है, आप वैसे नहीं हैं। नंबर 2, आपको स्कूलों में तरबियत की ज़रूरत है। ठीक है। नंबर 3, आपके पेरेंट्स को चाहिए कि पहले तो खुद नाम ना ऐसे पुकारें, फिर बच्चों को तरबियत दें, समझाएं कि बेटा अगर बाहर आपको किस नाम से पुकारे तो ये उसकी अपना छोटापन होगा, ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी में होगा, आप में नहीं है। फिर ये कि मीडिया, जैसे आपने प्रोग्राम किया, मुझे तो 7-8 साल में पहली बार इस मौजू पे किसी ने, सच्ची बात है, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कितना अहम मौजू था जिसको हमने आज से इग्नोर किया हुआ था। तो मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई किसी को ऐसे नाम से नहीं पुकारेगा जो बॉडी शेमिंग के ज़ुमरे में आता हो। फिर बहुत ज़रूरत है कि जैसे मैंने कहा, स्कूलों में सिलेबस का हिस्सा बनना चाहिए। नज़्म शायरी, अगर मेरी आवाज़ कोई शायर सुन रहा है, कोई नावल निगार, कोई अफसाना निगार, कोई मजमून निगार, कोई कॉलम लिखने वाला, तो प्लीज़ इसके ऊपर कॉलम लिखिए, इसके ऊपर ड्रामे बनाइए, इसके ऊपर शायरी लिखिए, ताकि लोगों के ज़बान ज़द आम हो और लोग दूसरों की तरबियत कर सकें। फिर उन लोगों पर जिनके साथ ये हो रहा है, अगर वो इसकी वजह से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हैं या ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार या एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो प्लीज़ इसको हल्का मत लीजिए। इट्स वेरी सीरियस इशू। खुदकुशी तक बात पहुंच जाती है। लोग अपनी बॉडी को, मेरे पास एक पेशेंट है, मैं नाम नहीं लेता, शी इज़ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट, उसने टॉप किया 9 बोर्ड्स में। उसने इसी ब्लेमिंग एंड नेमिंग की वजह से अपनी यहाँ पर नब्ज काट ली, खुदकुशी करने की कोशिश की। तो प्लीज़ ऐसे लोग अगर कहीं हैं, फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। हर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, लाहौर और बड़े शहरों में तो हर हॉस्पिटल में 2-2 साइकोलॉजिस्ट का तकर्रर किया गया, मेल और फीमेल। अगर आप फीमेल हैं, मत परेशान हुई कि मैं मेल के पास नहीं, आप फीमेल के पास जाइए, ट्रीटमेंट करिए, CBT करवाइए, थेरेपी करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, डिस्कस कीजिए और खुलकर इस मौजू के ऊपर बात कीजिए, इसे छुपाइए मत। ठीक है कि अगर आप इसका शिकार हो रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे साथ काशिफ फराज साहब मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जब ख़वातीन के लिए फ़ैशन सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि ख़ुद एतमादी का भी ज़रिया होता है। हर मौके के लिहाज से कपड़ों, जूतों और इवन दो के बैग का दुरुस्त इंतखाब ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारता है बल्कि एक मुस्बत तासुर भी कायम करता है। चाहे हमने किसी की शादी पर जाना हो, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना हो या फिर ऑफिस के रोज़मर्रा का माहौल, हर मौके के लिए ना हमारा जो लिबास है और एसेसरीज़ है उनका इंतखाब अलग होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो कि लड़कियां ख़ासतौर पर ऑफिस जा रही होती हैं उनके लिए कपड़ों का इंतखाब कैसा होना चाहिए, जूते उनके किस तरह के होने चाहिए और बैग जो कि बहुत लाजमी एक चीज़ होती है हमारी, जिसमें हमारी सारी एसेंशियल चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो हमने साथ कैरी करनी होती हैं, तो वो किस तरह का होना चाहिए, एक पूरी आउटर लुक जो है ना हमारी किस तरह की होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें
हमें अक्सर अच्छी अच्छी टिप्स देकर जाते हैं, तो आज टोटली ख़वातीन के ऊपर हमने बात करनी है। तो हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हामिद हैविंग मी ऑन द शो अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग के इतने मुश्किल हालात में बाहर जिस तरह का मौसम है और पानी खड़ा हुआ है, स्विमिंग करके आए हैं। स्विमिंग करके आए ये सुबह से यही हम भी स्विमिंग करके पहुंचे अल्लाह अल्लाह करके। खैर मुझे ये बताइए, आज हमने ख़वातीन के ऊपर बात करनी है, ख़ास तौर पर मुझ जैसी ख़वातीन जो कि ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं, जिन्होंने जाना होता है ऑफिस, उनके लिए ड्रेसिंग सेंस किस तरह की होनी चाहिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। देखें, कुछ चीज़ों की बात कर लीजिए जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेट्स गेट इट ऑफ राइट ऑफ द बैट। तो टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। मैं ये कहूँगा रिगार्डलेस कि आपने ईस्टर्न पहना है, वेस्टर्न पहना है या फ्यूजन की हुई है, टाइट कपड़े आप पहनेंगी तो गेम इज़ ओवर फॉर यू, नंबर 1। क्योंकि सारा फोकस कहीं और चले जाएगा, आपके ऊपर फोकस नहीं होगा। दूसरी बात बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसकी अक्सर बात हम कर चुके हैं, जो ज़्यादा प्रिंट्स हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना प्रिंटी वुमन, कि यहाँ प्रिंट, यहाँ प्रिंट, यहाँ प्रिंट, प्रिंट कमिंग आउट ऑफ योर ईयर्स। प्रिंटी वुमन डजंट लुक प्रिटी। तो बहुत बिजी हो जाती हैं, तो सारा फोकस जो है ना वो चले जाता है प्रिंट के ऊपर, और आप पीछे यू शुड शाइन एट द क्लोज। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंट्स को आप इंतहाई मिनिमम कर दें। तीसरी बात यह है कि जितनी एम्ब्रॉयडरी है और जितनी एम्बेलिशमेंट है उसको भी आप अवॉइड करें फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, ना कि कपड़ों के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने आउटफिट पुट टुगेदर करनी है, उसमें जो उसकी हारमोनियस लुक होनी चाहिए, उसकी ऑफिस लुक होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड हो, क्लासी हो, टाइमलेस हो, स्टाइलिश हो। स्टाइलिश लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? हर किसी का हक है, ख़वातीन का तो हक ही है कि वो लगे स्टाइलिश, खूबसूरत लगे। एग्जैक्टली। तो वो नहीं, आपको डेफिनेटली वो लगना चाहिए। तो इसमें जितनी जैसे शॉर्ट किस्म के ड्रेसेस हैं उनको आप अवॉइड करें। ऐसे जो पार्टी ड्रेसेस हैं, देखें पार्टी भी तो फन होना चाहिए ना उसमें, तो वहाँ तो आप पहन सकते हैं, ऑफिस नहीं पहन सकते, ऑफिस में नहीं आप नहीं पहन सकती। और ख़ास तौर पे जूतों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जूते जो है ना वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी आउटफिट है, अगर आप उसको रूइन करना चाहते हैं तो रॉन्ग शूज पहन लें, तो आपका सारा आउटफिट जो है ना, पूरी लुक जो है ना खराब होती है। सैंडल्स को अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, फ्लैट सैंडल्स और वो किसी जो दूसरे वाली सैंडल्स सैंडल्स जिसमें होती हैं, आपकी जो है ना वो आपके पाँव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। लाजमी बात है, क्योंकि अगर सपोज आपकी फीट जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो उसमें फिर इशू आ जाते हैं कि नेल पॉलिश लगी है कि नहीं, साफ सुथरे हैं कि नहीं है, और इसके बाद पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ना, ऑडियंस हुएवर यू आर मीटिंग ना, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस कि वो आपके पाँव देखें। लेकिन फिर भी एक अच्छा लगना चाहिए ना आउटर लुक। आपके नेल्स के ऊपर कहीं कहीं से आपकी नेल पेंट उतरी हुई है, कहीं कहीं से आपके नेल्स खराब हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ सैंडल्स को अवॉइड ही करें ना। तो आप कवर्ड शूज में आ जाए ना। आप जैसे पंप्स हैं, पंप्स यू कैन ऑब्वियसली पंप्स दे गो वेरी नाइस। अगर आपने हील्स पहनी है, हाई हील्स को डेफिनेटली अवॉइड करें। वो ना हो कि जनाब वो टेक मैम आ रही है, तो मैम आ जाए ना, मैम आके अपना जो है कंट्रोल ले लें और उसको आप अवॉइड करें। वैसे भी चलना मुश्किल है, अगर सारा दिन आप काम करती हैं तो हाई हील्स के साथ बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं सारा क्योंकि आजकल मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी में मेरे सेशन अभी एक्चुअली 53rd कॉमन आने वाला, उसकी तैयारी भी कर रहा था, और इन द मिस्ट आपकी कॉल आ गई कि विमेन के लिए क्या, तो जिसे कहते हैं फ्रेश है सारा माइंड में। तो ये शूज़ में भी फिर कलर्स भी तो होने चाहिए ना, कि किस तरह के कलर्स। एक तो आपने बता दिया कि ये इस तरह की उसकी लुक होनी चाहिए कि आप बंद जूते ज़्यादातर पहने, लेकिन फिर कलर्स किस तरह के पहने? अच्छा, कलर्स की बात ये है कि देखें, एक ना अल्लाह ताला ने ऐसे आइज़ को ट्रेन किया हुआ है ना हमारी, कि कैसे प्रोसेस कैसे करती है। तो अगर आप लेट्स से कि आप रेड शूज़ पहन लेती हैं, रिगार्डलेस कि आपने कौन से जो ना ड्रेस पहना हुआ है, तो सबसे पहली नज़र कहाँ जाएगी? रेड शूज़ पे जाएगी। तो क्या आप अपने शूज़ से कन्वर्सेशन शुरू करवाना चाहती हैं? तो ऐसे आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। तो आप शूज़ को जो ना कि आप ही आउटफिट के साथ जो है आई वुड से कि उसके साथ मैच करें। जैसे भी आपने ब्लैक पहना हुआ तो ब्लैक के साथ ब्लैक ही अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। बाय द वे यू लुक ग्रेट। ये ऑफिस अगर आउटफिट देखनी है तो आई मीन यू आर राइट देयर, आई मीन 100% राइट देयर। सो एनीवे, सो ब्लैक के साथ ब्लैक कर लें। ब्लैक वैसे आपकी ना मुख्तलिफ काफ़ी आउटफिट्स है आपके, आई थिंक यू कैन पुट इट टुगेदर। अगर आप कलर कोऑर्डिनेट कर लेती हैं तो दैट्स रियली ग्रेट। तो डेफिनेटली कलर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ज्वेलरी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। ज्वेलरी जो है ना, जिसे कहते हैं लेस इज मोर ऑफिस में।
बहुत लंबे चौड़े झुमके जो है ना वगैरह नहीं पहनने वो चाहिए। बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, और जो बड़ा बिजी किस्म के जो होते हैं ना ज्वेलरी वगैरह नेकलेसेस उसको अवॉइड और करना चाहिए। चूड़ियां और ब्रेसलेट्स Obviously, that should be avoided. By the way, दुनिया में, सारी दुनिया में ऐसे आपको पता है कि मैं न्यूयॉर्क में काफ़ी देर रहा और वहाँ पे सारा मैंने देखा कि ऑफिशियली कैसे लोग ड्रेस करते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को नहीं अच्छा समझा जाता कि आप बहुत डाल्ड अप होके आएँ या बहुत ही आप मेकअप ख़ास तौर पे ख्याल रखें। मेकअप जो है वो होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही प्लेन आ जाएं, लेकिन जो है मॉडरेट मेकअप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होना हाँ, चाहिए। इसमें पिक्चर्स हैं, अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको देख सकती हैं कि उसमें पिक्चर्स कैसी हैं, मेकअप में प्रॉपर मेकअप क्या है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके भी जाना जो है ना, आई थिंक सारी अगेन वो ये कि अटेंशन सारी मेकअप पे चली जाएगी और आप पे अटेंशन नहीं रहेगी। आपकी अटेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो कैरी कर रहे होते हैं, हमारा बैग होता है। जैसे लड़कों के पास होता है ना वॉलेट और ये चीज़ें, वैसे हमारे पास बैग होता है। तो वो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि आपके जूते और आपका बैग सेम कलर का होना चाहिए। वाकई हमें ये करना चाहिए? पहले तो बात है कि बैग के साइज़ की बात कर लेते हैं। अब कई ख़वातीन हैं माजरत के साथ, इतना बड़ा बैग होता है, उसमें एवरीथिंग इन देयर, वो किचन सिंक भी उसके अंदर ही होता है। चाबी वाबी ढूंढना जो है ना, शी प्रॉब्ली टेक्स हाफ एन आवर टू गेट द कीज़ आउट ऑफ देयर। तो ऐसा बैग ना लें कि जिसमें आप सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर डाल सकें। तो बैग का साइज़ जो है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें मैं कहूँगा क्लासी बैग जो है वो चूज़ करें। क्लासी बैग मिलते हैं, आप आई होप आई कैन आई विश आई कैन शो देम द पिक्चर्स। तो क्लासी बैग जो हैं वो लें, और जो जिसे कहते हैं ना बड़े जैसे ओरिएंटल किस्म के बैग्स हैं जिसमें बहुत एम्बेलिशमेंट हुई है, उन बैग्स को आप अवॉइड करें। एंड उसको कोऑर्डिनेट करें, आप उस आउटफिट के साथ डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करें। अगर शूज़ के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकती है तो कर लें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। ये ना हो कि मतलब आप उसको उसी को मैच करने में सारी आउटफिट ही आपकी ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि आप जब कपड़े पहन रहे हैं तो आपने उसके साथ जूते किस तरह के पहनने हैं, और साथ आपका बैग और एसेसरीज़ आपकी किस तरह की होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ख़ास तौर पर जो प्रोफेशनल ख़ातीन है ना, जो स्कूल में जाती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, कॉलेज में जा रही हैं पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए है कि आपने किस तरह की जो अपनी आउटलुक रखनी है। तो इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ये मौसम के हवाले से जो हमें देखने को मिल रहा है। मानसून का, बरसात का मौसम है। रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जलथल हो गया है लाहौर शहर का। जो सड़कों पर अगर आप निकले हैं ऑफिस जाने के लिए तो आपको पता है कि बाहर की सूरत हाल क्या है। इवन दो के लोगों के घरों के अंदर भी पानी आ गया है, बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ है लोगों को। और खुदा ना खास्ता अभी तक तो ऐसा कोई ख़बर नहीं आई है, लेकिन मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि बाहर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सड़कें आपको पता है कि गीली होती हैं, तो इसलिए ड्राइविंग बहुत ध्यान से करें। उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो मॉनसून का मौसम है, बताया जा रहा है कि जी इस साल जो है ना मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसनी हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुहेल कैसर साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से पहुँच गए? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल बाहर अगर की? पहुंचे ना होते तो यहाँ हाँ, बैठे यहाँ पे थोड़ी ना कैसे होते। बैठे होते हैं, हम भी शो कैसे कर रहे होते हैं। लेकिन वैसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए, पानी बार बहुत ज़्यादा है ना। एक तो वो सुंदरदास रोड जो है जिसको ठंडी सड़क कहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि बहुत बड़ा दरख्त सड़क के एन बीचों बीच गिरा हुआ था, और सिर्फ हमारे तो प्रोड्यूसर्स फंस गए हैं वहाँ पे। कोई इतनी देर बाद आना हुआ है तो उनको। उसके बाद देवस रोड पर काफ़ी मिकदार में पानी था, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं था, थोड़े एरिया में था। और मैं मतलब केनाल रोड से होता हुआ आया हूँ, तो और तो कोई मुझे पानी नज़र नहीं आया। एक देवस रोड पे काफ़ी मिकदार में पानी था, और थोड़ा सा पानी ये अमेरिकन कौंसलेट शिमला पहाड़ी के करीब खड़ा था, और आगे एबर्ट रोड वो सारी क्लियर थी। तो इससे लगता है क्योंकि आज जितनी मिकदार में बारिश हुई है तो लग ऐसे ही रहा था कि जैसे मतलब अर्बन फ्लडिंग का सिलसिला मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। और सबसे ज़्यादा हुई भी इस एरिया में, लक्ष्मी चौक एरिया में 178 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में बारिश हुई है। और कोई शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे 60-70 मिलीमीटर से कम हुई है। मतलब मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ कि जैसे अपर माल 121 है, मुगलपुरा 127 है, ताजपुरा 117 है, गुलशन रावी 128 है, फरखाबाद 132 है। और एवरेज बारिश की अगर बात की जाए तो 133.6 मिलीमीटर एवरेज बारिश हुई है लाहौर में।
तो ये बहुत बड़ी मिकदार है बारिश की। और तो रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने पिछले के अभी तक नहीं? मेरा ख्याल नहीं, अभी बारिश का अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। टूटा नहीं है, लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं है, बरस रही है। हल्की हल्की हो रही है बारिश। हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, मतलब ये ऑफ एंड ऑन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली अब चूँकि बड़ी मिकदार में पानी बादलों का बरस चुका है, तो अब वो थोड़ा ठाठैया कर रहे हैं जो रहता गुता है ना, तो सिलसिला ये बहरहाल चलता रहेगा दिन। और ये झलक है उस पेशगोई की भी कि जिसके मुताबिक कहा गया था कि मुल्क भर में मामूल से 25% ज़्यादा बारिशें होंगी और पंजाब में 50 से 60% ज़्यादा बारिशें होंगी। उसकी एक टेक्निकल वजह है कि अब जो मॉनसून का मरकज़ है ना, वो भी अपनी जगह शिफ्ट कर रहा है। अच्छा। मतलब ये अब जैसे जो पंजाब का नॉर्थ एरिया आप कह लें, वहाँ से अब ये वस्ती पंजाब की तरफ सिरक रहा है, मतलब इसका ठीक है। आने वाले सालों में ये मुकम्मल तौर पर पंजाब के वस्त में इसका मरकज़ बन जाएगा। पहले नॉर्थ में होता था, वहाँ से फिर सारे सिस्टम स्प्रेड होते थे, अब इसने अपनी सिमत तब्दील करनी शुरू कर दी। और इसको भी किसी हद तक मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में ही देखा जा रहा है, इसलिए कि यहाँ सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में टेक्सास में सैलाब आया हुआ है। बिल्कुल 45 मिनट में दरिया की सतह 26 फुट से ज़्यादा बुलंद हो गई। 81 लोगों की डेथ जो है कंफर्म हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में वो बच्चियां भी शामिल हैं जो दरिया किनारे कैंप लगाया हुआ था, उन्होंने कुछ वहाँ पर गई हुई, ठीक है, और अभी तक उनमें से मुतअद्दिद की डेड बॉडीज ही नहीं मिली। हालांकि ये मतलब हमारे लिए हैरान कुन है कि इतना तरक्की याफ्ता एक मुल्क और मतलब उसको ये पता नहीं चला कि इसके जो नदी या दरिया जो भी है उसके उनके इदारे तो हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं कर सके, इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां किस तरह अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आ रही हैं। फिर आप इंडिया में देख लें कि वो एक नदी का पुल गिर गया, 10 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज निकली, क्योंकि जो पुल के ऊपर गाड़ियाँ थीं, जो हिस्सा गिरा वो सारी दरिया में जा गिरी। और उस पर फिर कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं कि एक ट्रक जो आधा दरिया मतलब पुल से थोड़ा सा नीचे लटका हुआ आधा पुल के ऊपर है, वो बच गया, उससे आगे जितनी गाड़ियां थी वो गिर गई, सारी गिर गई हैं। फिर आप KPK में देखें कि कितने, अभी मैं फिगर्स देख रहा था कि पिछले एक महीने के दौरान मुतअद्दिद हादसा हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद अपनी जानों से गए हैं। ये इस पे बात करते हैं सुहेल साहब। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, समीना अंजुम है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं समीना बात कर रही हूँ। मुनीबा, आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है और आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं। ये पिछले दिनों आपके प्रोग्राम में बताया था कि ये जो बारिश हो रही है उसके हालात के साथ 1124 के ऊपर कॉल करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोगों ने ज़्यादातर पैकेज कराए होते हैं जिस तरह से, तो वो उसी हिसाब से हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर सारे मिनट्स आ जाते हैं। तो अब 1124 के ऊपर जब हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपका बैलेंस नहीं है। तो ये वाली कॉलें जिस तरह 15 के ऊपर हम कॉल करते हैं तो उसके ऊपर पैसे नहीं भी हों तो वो कॉल चली जाती है। तो इस तरह की जितने नंबर हैं 111391 118 इनके ऊपर वो पैसों की डिमांड करते हैं। तो वो अब वो बंदा एक मुश्किल में पड़ा हुआ है और वो उस हेल्प चाहता है उस वक्त, तो फिर ये वाले नंबर भी फ्री होने चाहिए 15 की तरफ से कि लोग उसके ऊपर कॉल मिला सके और अपनी प्रॉब्लम को हल कर सके। तो वो 1124 के ऊपर, मैं शाहजमाल के इलाके में हूँ, हमारा इलाका डूबा पड़ा है, तो हम हेल्प कैसे लेंगे अगर वो हमारे पास उस वक्त बैलेंस ही नहीं होगा। तो चले, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है समीना साहिबा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो फरियाद है या आपकी कंप्लेन है, हमारे देखने वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पर इदारों में भी देख रहे होते हैं, तो उन तक भी ये पहुँच जाए। वैसे तो यूजुअली जहाँ तक मुझे आइडिया है सुहेल साहब, इस तरह के हेल्पलाइन पर अगर फ़ोन करते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ना? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस है, हाँ, तो मेरा ख्याल से कुछ ना कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ इस तरह की बात हुई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसको मजीद मतलब बेहतर। लेकिन अगर आपका भी शो के बाद राब्ता होता है इनसे तो जरूर आप उनसे पूछिएगा कि ये मामला क्या है। तो समीना साहिबा, आपने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। तो ये अब जैसे वो शाहजमाल रह रही है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है हमारे। अच्छा, वो शाहजमाल आप देखें कि लाहौर के पॉश एरियाज में से है और वो कह रही है डूबा पड़ा है। और मैं जहाँ से आया हूँ सवाए डेवस रोड के रास्ते में एक कतरा पानी ना हमारी स्ट्रीट में ना हमारी रोड पर, फर्स्ट क्लास बेहतरीन, ठीक है ना? क्या बात है।
तो इसमें देखें मुनीबा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सोसाइटी का किरदार होता है ना वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। मैं जब भी ये बात करता हूँ तो शायद आप ये समझें कि शायद ये खुद नुमाई या इस तरह का सिलसिला है, ऐसी बात नहीं है। कल गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी ना, जब मैं घर गया था तो बारिश की वजह से जो गंदगी सारा कुछ जमा हुआ था ना, वो स्ट्रीट वालों ने और साथ के 4-5 लोगों ने खुद सारा इकट्ठा करके शॉपर्स में डालकर उसको डस्टबिन में फेंकाए थे। मतलब सीवरेज वगैरह सड़क बिल्कुल साफ हो गई थी। अब जाहिर है आज बारिश बहुत तेज़ हुई है, कुछ थोड़ा बहुत गंदगी और लिफाफे और जो हम इधर उधर फेंकते रहते हैं ना, हम ये समझते हैं कि पता नहीं यार एक शॉपर से क्या होगा, एक जूस के टिन पैक से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। मतलब देखें ना, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है, इसमें से 50 लाख लोग भी रोज़ एक शॉपर या इस तरह की कोई चीज़ फेंकते हैं, या 25 लाख भी, तो सीवरेज लाइनों का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल। यही वजह है कि हम खुद बहुत, अब KPK में जितने हादसा हुए हैं बेशतर वो, यार मैं हैरान होता हूँ, होटल दरियाओं के अंदर, मतलब लेकिन सुहेल साहब चले ये तो है, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे। में होता ही है शुमाली इलाका जा रहे हैं, अभी भी लोग ट्रिप करने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, और जिसके साथ हादसा होता है ना, सिवाय उसके कोई सबक नहीं सीखते। ऐसे ही है, अभी भी आप देखें कैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अभी सड़क पे कोई मोटर बाइक वाला गिरा होगा ना, 11 22 वाले उसको फर्स्ट एड दे रहे होंगे, बस हम ऐसे सरसरी सी नजर देखेंगे और मतलब फिर उसी वो ठीक है ना। तो सीखने वाले दिन तो हम शायद वो इस दुनिया में ही नहीं आए। मतलब सिर्फ सड़कों पर क्या और इनफरादी क्या, जो पाकिस्तान की कौमी तारीख है उसमें भी आप देखें गलतियां दर गलतियां 70 75 76 साल। भाई अब सॉरी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, बात आपने मानसून की मुझे चीनी का वो जो स्यापा इन्होंने अब डाला है ना, आप देखेंगे पहले गंदम में 300 अरब रुपया का वो कर दिया, इतनी गंदम पहले बरामद कर दी, फिर बरामद कर लिया नहीं। गुज़श्ता साल चीनी 7.5 लाख मैट्रिक टन बरामद कर दी, ये कह कर दी चीनी कुछ नहीं होगा जी, सब ठीक हो जाएगा, 5 लाख बरामद कर रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे वो कहेंगे जी लगाएं पीका एक्ट इन पर, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल चले हम मॉनसून पे वापस आ जाते हैं, बारिश पे आ जाते हैं, इससे पहले पीका एक्ट हमारे ऊपर लग रहा है, हम बारिश पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान ज्यादा क्यों मुतासर होता है ये आबो हवा की तब्दीलियों की वजह से? ये कुछ जुग्राफियाई हालात हर मुल्क के होते हैं, हर मुल्क के अपने जुग्राफियाई हालात होते हैं ना, मौसम के हालात होते हैं। मतलब इसी तनाजुर में पाकिस्तान में आप देखें तो यहाँ पर अब बारिशें जितनी मिकदार में अब बरसेंगी शायद गुज़श्ता सालों में उसकी बहुत कम मिसाल मिलती है, और ये आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज मज़ीद शदीद होगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर जनाब हम लोग दुआएं कर सकते हैं, आप भी घर बैठ के दुआएं करें, हम भी इधर बैठ के दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक जो रहमत हमारे ऊपर बरसा रहा है ये हमारे लिए ज़हमत साबित ना हो। तो हमारे से सुहेल कैसर साहब मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए यहाँ पे, और मॉनसून के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसेंगी, जो एहतियाती तदाबीर है ज़रूर उनको अपनाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।